Hello, बच्चों. Let's read the question. The question is saying, explain the steps involved in polypeptide synthesis. यानी polypeptide synthesis में जो steps involved है हमें वो बताना है. How are the amino acids activated during polypeptide synthesis? Polypeptide synthesis के दौरान amino acid कैसे activate होते हैं ये बताना है. तो आइए देखते हैं हम इसका key concept. अगर हम इसकी की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस. तो अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस को, इसको और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. तो अगर पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? पहले होता है स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड. एमिनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स को एक्टिवेट करते हैं. तो एक्टिवेट किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम. इसमें क्या होता है? इसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एटीपी के प्रेजेंस में और किसके, और एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में. कौन सा एंजाइम? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के प्रेजेंस में क्या करते हैं? किसमें कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स में. एमिनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. और प्लस इसमें क्या? प्लस इसमें पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे हम क्या करेंगे? अमीनो एसिड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए. और जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है तो इसमें आगे इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये एंजाइम है तो इसको ई से लिखेंगे. और अगर अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स आगे लिखना हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ये पहला हो गया. तो ये हो गया जो अमीनो एसिड था उनका एक्टिवेशन. इसी में दूसरा जो आएगा वो होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को चार्ज करना पड़ता है. इसके बाद चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. तो अगर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें जो ये अमीनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? वो टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है. क्या होता है? वो टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है. जब वो टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है तब वो क्या बनाता है? इट विल फॉर्म चार्ज्ड टीआरएनए. टीआरएनए वो क्या बनाता है? चार्ज्ड टीआरएनए. प्लस इसमें क्या होता है? अगर बात करें तो इसमें एएमपी जो बना था प्रीवियस रिलेशन, ये रिएक्शंस में एएमपी, वो एएमपी प्लस जो एंजाइम है वो निकल जाता है. तो जो चार्ज टीआरएनए है, यानी कि चार्ज टीआरएनए को क्या बोल सकते हैं हम? ए टीआरएनए. अगर नेक्स्ट प्रोसेस बोलेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा इनिशिएशन. इसमें इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. किन की जरूरत पड़ती है? इनिशिएशन फैक्टर्स की. तो अगर हम इनिशिएशन फैक्टर्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में तीन तरह के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं. तीन तरह से के कौन कौन से? IF3, IF2 एंड IF1. अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में 9 तरह के इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, EIF5, EIF6. अगर बात करें हम लोग इसमें से कि इसमें जो IF3 एंड EIF2 है, IF3 प्रोकैरियोट में और EIF2 जो है वो यूकैरियोट में, अगर बात करें ये किससे अटैच होता है? ये अटैच करता है राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से. तो अटैच टू स्मॉलर सब यूनिट किसके? ऑफ राइबोसोम.
और इस अटैचमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है? इस अटैचमेंट के लिए जीटीपी की जरूरत होती है। तो अगर इनिशिएशन प्रोसेस की बात करें तो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होगा? इनिशिएशन प्रोसेस में होगा ये कि जो एमआरएनए है वो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट यानी 40s सब यूनिट जो है उससे बाइंड कर जाएगा। ये स्मॉलर सब यूनिट है, 40s सब यूनिट से ये बाइंड कर जाएगा। किसके प्रेजेंस में? EIF2 के प्रेजेंस में। और क्या बनाएगा? 40s mRNA कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 40s यानी स्मॉलर सब यूनिट के साथ वो क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स है जो कि इनिशिएशन कोडॉन के लिए स्पेसिफिक है, वो पी साइट पे पहुंचेगी। किसके पी साइट पे? राइबोसोम के पी साइट पे। तो पी साइट पे पहुंच के क्या करेगी? एंटी कोडॉन, उसके बाद टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैब्लिश करेगा इनिशिएशन कोडॉन के साथ। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है कोडॉन रिएक्शन होगा और उसके बाद जो इनिशिएशन फैक्टर EIF3 है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में जो IF2 फैक्टर है वो यूज होगा। तो क्या होगा इसमें? इसके बाद कि जो एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पहुंचेगा? ये पी साइट पे पहुंचेगा राइबोसोम के। ये पी साइट पे जाके क्या करेगा? ये जो इनिशिएशन कोडॉन है इनिशिएशन कोडॉन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। कैसा बॉन्ड बना लेगा? टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये जो एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स के पास क्या है? एंटी कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, एंटी कोडॉन। और जो इनिशिएशन कोडॉन है ये क्या है? ये एक कोडॉन है। तो एंटी कोडॉन जो है इनिशिएशन कोडॉन के साथ टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके बाद कोडॉन एंटी कोडॉन रिएक्शन होगा। कोडॉन एंटी कोडॉन रिएक्शन होगा। एक बार जैसे ही कोडॉन एंटी कोडॉन रिएक्शन हो गया और उसके बाद क्या बन जाएगा? इसमें इसमें बनेगा उसके बाद 40s mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। और ये जो tRNA होगा वो मिथ्योनिन को एक्सेप्ट किया हुआ रहेगा। तो क्या बन जाएगा इसके बाद? 40s mRNA प्लस tRNA। इसके प्रेजेंस में ये होता है, ये IF3 एंड GTP के प्रेजेंस में होगा। क्या बनेगा? 40 tRNA मिथ्योनिन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 प्लस द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विच कंबाइन टू द 40s mRNA tRNA मिथ्योनिन कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लार्जर सब यूनिट आएगा, लार्जर सब यूनिट। और ये क्या करेगा? ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा 40s tRNA मिथ्योनिन था। इसमें क्या आ गया? इसमें 60s आ गया। इसमें 60s जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80s mRNA tRNA मिथ्योनिन कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो एक इंटैक्ट राइबोसोम बन जाएगा। और इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए EIF1 एंड EIF4, ये जो दोनों इनिशिएशन फैक्टर है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और इस प्रोसेस को, जहां पे लार्जर सब यूनिट आके स्मॉलर के साथ जुड़ गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन। अगर तीसरे प्रोसेस की बात करें तो तीसरा प्रोसेस होता है इलोंगेशन। तो अगर हम इलोंगेशन प्रोसेस की बात करें तो इलोंगेशन में क्या होगा? इलोंगेशन प्रोसेस में होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन या पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है। पॉलीपेप्टाइड का इसमें चेन का बनता है, चेन फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें इलोंगेशन प्रोसेस का, तो अगर एलोंगेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन की बात करें तो जो एमिनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स था वो कहाँ जाएगा?
वो राइबोसोम के ए साइट में जाएगा। ये कौन सा साइट है? ये है ए साइट। और ये कौन सा साइट है? ये है पी साइट। ए साइट में पहुंच जाएगा और यहाँ पे जाके जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए का जो कोडॉन है, यहाँ पे ये कोडॉन है, इसके साथ क्या कर जाएगा? इसके साथ वो अटैच करके बॉन्ड बना लेगा। इनिशिएशन कोडॉन के साथ अटैच करके वो बॉन्ड बना लेगा। और इस प्रोसेस में जीटीपी की जरूरत होती है और इलोंगेशन फैक्टर की भी जरूरत होती है। इसमें इस प्रोसेस में इलोंगेशन फैक्टर कौन सी जरूरत होती है? EF1 यूकैरियोट में इसकी जरूरत होती है, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में EFTU एंड EFTS। ये किस में जरूरत होती है? प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे क्या होगा? जब ये ए साइड में हो तो इसके दोनों के बीच में, पी साइड के टीआरएनए और ए साइड के टीआरएनए के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो कैसे बनेगा कि जो पी साइड में टीआरएनए है, इसका COO ग्रुप, इसका कौन सा ग्रुप? कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, इसका कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। ये जो ए साइट का जो टीआरएनए है, इसके एमिनो ग्रुप से क्या बना लेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड किसकी मदद से बनाएगा? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। सॉरी, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? एंजाइम का नाम क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज पेप्टाइडियल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की मदद से ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। एक बार जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, क्या होगा? उसके बाद जो टीआरएन है वो स्लिप कर जाएगा किधर? वो पी साइड में चल जाएगा। ये जो ए साइड का टीआरएन है वो स्लिप करके पी साइड में चल जाएगा। और साथ ही साथ उसमें क्या, जो राइबोसोम है वो स्लाइटली रोटेट कर जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एक बार जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, क्या होगा? जो ये टीआरएनए है वो स्लिप कर जाता है, टीआरएनए स्लिप्स। और इसी के साथ साथ क्या होता है? जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है? वो रोटेट कर जाता है, रोटेट। और इसी रोटेट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। और ये जो रोटेशन है, इसको कराने में एक एंजाइम मदद करता है, मतलब ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को एक एंजाइम करवाता है, उसका नाम है ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज उस एंजाइम का नाम है। तो ये हो गया एलोंगेशन का प्रोसेस। अगर फर्दर आगे बात करें तो लास्ट प्रोसेस हो जाएगा क्या? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो अगर टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन कराने में 3 स्टॉप कोडॉन का यूज होता है। 3 स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से 3 स्टॉप कोडॉन? UAA, UAG एंड UGA। ये 3 जो स्टॉप कोडॉन है, ये टर्मिनेशन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं किसको? टीआरएनए को। इसीलिए कोई अमीनो एसिड टीआरएनए ए साइट में नहीं पहुंच पाएगा। सो नो मोर अमीनो एसिड tRNA reaches the A site, reaches the A site, ए साइट नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ए साइट में नहीं पहुंच पाएगा तो पी साइट का जो टीआरएनए है, पी साइट का जो टीआरएनए है वो क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। और जो कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कंप्लीट जो पॉलीपेप्टाइड बना, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो बना, वो क्या हो जाएगा? वो रिलीज कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा। और ये जो रिलीज करवाता है, ये कौन करवाता है? ये रिलीज करवाता है एक जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर, एक जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर इस रिलीज को करवाता है। अगर इसका बात करें जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर की, तो ये क्या होता है? अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये जीटीपी डिपेंडेंट
रिलीज फैक्टर ERF1 होता है, एक ही होता है, जबकि प्रोकैरियोट की अगर बात करें, प्रोकैरियोट की, तो ये रिलीज फैक्टर उसमें दो होते, कौन कौन से, एक RF1 और एक RF2, ये दोनों होते हैं। इसके बाद क्या होगा कि राइबोसोम जो है वो नॉनसेंस कोडॉन के ऊपर जैसे ही मूव करेगा तो जो mRNA का चेन है वो भी स्लिप कर गया, तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम भी फाइनली क्या हो गया, राइबोसोम जो है उसका दोनों सब यूनिट, टू सब यूनिट्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो कर जाएंगे सेपरेट। तो इससे जो है खत्म हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।